कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बिहार चुनाव पर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमें यकीन है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार अब नहीं आएगी। अब देखिए, बिहार चुनाव को लेकर इधर वार पलटवार तेज हो गया है। इसी बीच अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दे दिया और ये बड़ा दावा किया है न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान कि एनडीए की सरकार अब बिहार में नहीं बनेगी, महागठबंधन की सरकार आएगी। बीजेपी की अलोकतांत्रिक सरकार को अब वहां की जनता उखाड़ फेंकेगी और यही हमारा भी लक्ष्य है। हर वर्ग, ब्राह्मण, दलित से लेकर हम हर जाति पर फोकस करेंगे। बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का मुद्दा चिपकाया गया है। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की है। इस दौरान अविनाश पांडे ने बिहार में कांग्रेस की सरकार आने का बड़ा दावा किया है। अविनाश पांडे ने बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार नहीं बनने का भी दावा किया। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता कनिका कटियार ने यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर और क्या कुछ दावे किए हैं। एक लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन कार्यक्रम को चला रही है और पूरे देश भर में तमाम राज्यों में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में यूपी जो है उस पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे जी। अविनाश जी, क्योंकि आप यूपी के प्रभारी हैं, यूपी में भी एक लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, संगठन सृजन को लेकर काम चल रहा है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और एक अलग भूमिका रहती है हमेशा से। किस तरह का काम वहाँ पे चल रहा है और किस तरह आप संगठन को मजबूत करने के लिए आगे काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति की एक सबसे बड़ी भूमि है, जहाँ पर जो देश की राजनीति की दिशा और दशा निश्चित करती है। उत्तर प्रदेश में मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ संगठन सृजन, ये विशेष कार्यक्रम जो दिया गया है, उसके अंतर्गत एक 5 स्तरीय संगठन का निर्माण और मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और मंडल से लेकर और बूथ स्तर तक के हम लोग जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इन 5 महीनों में जो कार्य हमने शुरू किया था, एक बहुत ही सफलता के साथ में, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागणों ने जिस प्रकार से मेहनत कर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन का एक ढांचा जो तैयार किया है, जिसके चलते हुए हम आने वाले समय में हर एक राजनीतिक चुनौती को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव, विशेष रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति एक नया विश्वास लोगों में जागृत हुआ है। और इसके चलते हुए जो चुनौतियां आज हमारे सामने में हैं, कि जो आने वाले चुनाव हैं, जिसमें स्थानिक स्वराज के चुनाव जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और साथ ही साथ शिक्षक वर्ग के बीच में जो स्नातक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनाव और प्रतिनिधित्व होता है, जो कि विधानमंडल के अंदर शिक्षित वर्ग की और समाज की अन्य समस्याओं को बेकबी से वहाँ रखता है। तो स्थानिक स्वराज चुनाव में, जिसमें जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और हमारे न्याय पंचायत के चुनाव के साथ साथ हम पूरी ताकत के साथ में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की मेहनत, जिस प्रकार का संगठन हमने तैयार किया हुआ है, आने वाले समय में माननीय खड़गे जी के, आदरणीय राहुल जी और माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन के साथ हम इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी का जो हम इलेक्टोरल रोल देखते आए हैं कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अब संगठन सृजन कार्यक्रम कर रही है। अलग अलग राज्यों में आप लोग एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की बात करते हैं, क्योंकि यूपी में एक लंबे समय से ये नाराज़गी भी रही है, ये बातें भी रही हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में जब हुआ करती थी, उसके बाद एक लंबे समय से अब बहुत कमज़ोर स्थिति में काम कर रही है, क्योंकि अब बिहार के बाद अगला चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में अगले साल होना है। किस तरह का संगठन परिवर्तन कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? और दूसरी बात ये, आपको लगता है कि संगठन सृजन कार्यक्रम करने के बाद
जो कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में गठबंधनों में दिखती है वो बराबरी के मुकाबले पे खड़ी हो पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। आज जिस प्रकार से एक असंवैधानिक तरीके से संविधान को कमज़ोर करने के लिए और लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए जिस प्रकार के एक तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार निर्धारित कर रही है, लोगों के बीच में एक असंतोष का माहौल है। बेरोजगार जो युवा है वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि आगे उन्हें किसी प्रकार की उम्मीद नज़र नहीं आती। छोटा किसान, छोटा व्यापारी, आप समझ रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक है कि सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार है, जो अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है, उसे हम पहले बर्खास्त करें, उसे उखाड़ फेंकें। और इसके चलते हुए, इस रणनीति के चलते हुए एक मजबूत संगठन के साथ, और आवश्यकता पड़ी और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का, जैसे हमने पार्लियामेंट के दौरान भी हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया, एक बेहतर समन्वय के साथ में हमने वहाँ पर बेहतर लोगों का विश्वास हासिल किया। आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक गठबंधन के साथ भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज़ को आश्वस्त करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमें शिकस्त करना है, लेकिन कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अपना संगठन और राजनीतिक रूप से हर 403 विधानसभाओं में अपनी ताकत को बढ़ा रही है। उद्देश्य मात्र यह है कि जब कभी भी अवसर आए तो उस अवसर पे खरा उतरते हुए अगर गठबंधन के साथ में भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे सहयोगी दल को हम सही ताकत दे सकें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दे सकें। क्योंकि आपने गठबंधन सहयोगी दलों की बात करी है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि फिर भी बीजेपी को अपलिफ्ट रहा, हमेशा मार्जिन उनका रहा। कास्ट इक्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो यूपी की सियासत को इंटरेस्टिंग बनाती है। ब्राह्मण वोट वो हमेशा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास एक लंबे समय से जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास ब्राह्मण वोट को वापस लाने के लिए या अलग जातियों को प्रभावित करने के लिए क्या प्लान है? आपको लग रहा है कि संगठन के साथ साथ जो कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने की बात है उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी? मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के ऊपर में विश्वास करने के लिए समाज का हर वर्ग बहुत ही बेसब्री से, बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की ओर देख रहा है। विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का संघर्ष एक विपक्ष के नेता के रूप में और जन सामान्य की आवाज़ को बुलंद करने का काम माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे जी कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से एक नई आशा और उम्मीद के साथ में हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। जहाँ तक बात रही, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति विशेष रूप से जाति आधारित भी होती है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, हर वर्ग कांग्रेस के साथ में एक समर्थन की भावना से सामने आया हुआ है। चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे हमारे दलित वर्ग हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, ओबीसी हो, अन्य छोटे छोटे से जाति के समूह हो, और इन सब लोगों की अलग अलग समस्याओं को लेकर, इनके आरक्षण को लेकर, इनके भविष्य को लेकर नवंबर महीने में हम करीबन 14 सम्मेलनों का आयोजन हमने किया है, जहां पर कि इन विभिन्न समाज के लोगों से चर्चा करके, उनके प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात कर कर हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो के लिए, अपने संगठन सृजन को और मजबूत करने के लिए उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए जो नवंबर तक के हम 14 सम्मेलन करेंगे, उससे एक नई ताकत और ऊर्जा हम तैयार करेंगे। क्योंकि सवाल यूपी का है तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि अभी तक गठबंधन में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका पे रही है और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका पे, और एक लंबे समय से चल रहा है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अभी खुलकर कोशिश कर रही है कि बराबरी पे गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। तो जो कोशिश बिहार में कांग्रेस पार्टी कर रही है बराबरी के गठबंधन के लिए, क्या 2027 के चुनाव में यूपी में भी बराबरी के गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी इस सोच के साथ आगे काम करेगी? एक चीज़ मैं बता दूं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, जो कि मुझे लगता है कि 140 वर्ष पुरानी ये पार्टी है, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस देश के सृजन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बात उत्तर प्रदेश की अगर मैं करूं तो निश्चित रूप से गठबंधन वहीं होता है जहां पर एक सम्मानजनक
भूमिका और सम्मानजनक शर्तों पर ये हो। और स्वाभाविक है कि अगर हमारी ताकत बढ़ती है, अगर हम मजबूत होते हैं और अगर हमारा विश्वास, आत्मविश्वास अगर मजबूत होता है, तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक तरीके से समझौता करने में किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई परहेज होगा। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, फिर आप बराबरी का मुकाबले पे रहेगी? कि मजबूती से हम खड़े हुए हैं, एक सम्मानजनक तरीके से अगर कोई बात होती है। कई बार कांग्रेस ने इससे पहले जैसे लोकसभा चुनाव में एक त्याग की भूमिका अदा की, एक बड़े भाई को उनको बनाया और साथ में पूरा समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी को हराना ही हमारा लक्ष्य था। तो रणनीति के चलते हुए राजनीति में समय समय पर अलग निर्णय लेने होते हैं, जो कि उस समय को और परिस्थितियों को देखकर लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ पर निश्चित रूप से है कि सम्मानजनक अगर कोई चीज़ होगी तो ही आगे बढ़ सकती है और हर एक के फायदे की होगी। क्योंकि बिहार का चुनाव है, क्योंकि आप महासचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी के, इसलिए मैं सवाल पूछ लेती हूँ। वोट चोरी राहुल गांधी की सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाल के दिनों में आप लोगों ने लोकसभा में संविधान का मुद्दा उठाया था, अब आप लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा आप लोग उठाते रहेंगे। आपको लग रहा है कि जो वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हैं वो वाकई ही जमीन पे उसका असर देखने को मिल रहा है? जनता आपके इस आरोप के साथ कन्विंस्ड है? देखिए, आज देश में आप जहाँ कहीं भी जाएं, एक चीज़ तो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के माथे पर ये चिपक गई है कि ये वोट चोर हैं और इन्हें किसी प्रकार से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बहुत जल्द ही आपको इस चीज़ का और भी सबूतों के साथ में, जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने अनेक उदाहरण ही नहीं सबूतों को रखकर उस पर उनका सफाई मांगे, जो कि आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि आज देश की जनता बच्चा इस चीज़ को दोहरा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं है, लेकिन इसके साथ में सबूतों से और साक्ष्यों से सिद्ध किया हुआ है। उदाहरण ले लें कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़े थे। बनारस में माननीय अजय राय जी उनके सामने कांग्रेस के विपक्ष के और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। 6 दौर तक माननीय मोदी जी ट्रेल करते रहे, पीछे चलते रहे। ये तो छुपा नहीं था, जो कि टीवी में पूरी देश और दुनिया देख रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 7वें राउंड के शुरुआत में जहां मोदी जी फिर से ट्रेल कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट बंद हो जाता है और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे नहीं 5-6 घंटे के बाद में वो वेबसाइट पे फिर सूचना आती है कि मोदी जी अब लीड कर रहे हैं और इतने मतों से जीत गए। नैतिक आधार पर आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या है, जो कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिद्ध भी हो जाएगा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रकार से मैनिपुलेट हो सकता है, जहां पर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक इलेक्शन मशीन और एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अग्रिम संगठन के रूप में खुले रूप से कार्य कर रही है, जहां पर सफाई और स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन से मांगा जाता है, लेकिन उसके बचाव के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वक्ता और नेता और मंत्री खड़े हो जाते हैं, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? देश की जनता बहुत समझदार है, लोकतंत्र की जड़ें आज भी देश में बहुत मजबूत हैं, लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं और इन सब चीज़ के चलते मुझे लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ साथ ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है, लेकिन देश की जनता इस चीज़ को एहसास करती है, उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वोट चोरी अगर होती है तो एक बार अगर संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास अगर कमज़ोर हो गया और डगमगा गया, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को बचाना फिर बहुत मुश्किल होगा। एक देश में अनारकी होगी और संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, इन सभी चीज़ों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता समझ भी रही है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से पूरे देश के खनिज को, देश के जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन्हें जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग अब ये चीज़ जानने लगे हैं और उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में इसका इशारा दे दिया है।
देखिए, आपने लोकसभा का चुनाव का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान खतरे में है, उसके बावजूद भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है और वोट चोरी से सरकारें बनाई जा रही हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात बार बार राहुल गांधी कहते हैं। क्या अगला हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बनारस को लेके खुलासा होगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, आपने कहा कि संविधान बचाओ का नारा लेकर राहुल गांधी जी ने देश में पदयात्रा की, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की, और उसके चलते हुए आपने जैसा कहा कि उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार में आई। तो अगला लोगों के सामने राहुल गांधी जी ने उस चीज़ का भी खुलासा कर दिया कि कैसे आई। वोट चोरी कर कर जिस संविधान को मिटाने की साजिश उनने की थी, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने और देश की जनता ने विफल कर दिया। अब वोट चोरी करके जिस प्रकार से ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस वोट चोरी के चलते हुए इस देश की धन संपदा को वो लूटना चाहते हैं, इस देश में के रोजगारों को बेरोजगार करना चाहते हैं, उसी वोट चोरी का खुलासा निश्चित रूप से हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से, एटॉमिक बॉम्ब के नाम से, अलग अलग बॉम्ब के नाम से बहुत जल्द ही इसका होगा। स्वाभाविक है कि बनारस भी एक केंद्र बिंदु है जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री जी लड़े थे, तो उसका भी उसमें जिक्र होगा, लेकिन उसका स्वरूप आने वाले समय में राहुल गांधी जी स्वयं स्पष्टीकरण देंगे। सर, क्योंकि यूपी का चुनाव तो अगले साल है, लेकिन बिहार का चुनाव इसी साल है। कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से बिहार में काम भी कर रही है, आप लोग महागठबंधन के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा आप बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी पलायन जैसी व्यवस्था है, शिक्षा की नीति है, इन तमाम मुद्दों को आप लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का रिजल्ट आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो 15 दिन की यात्रा की है और जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का काडर है, कार्यकर्ताओं का जज्बा है, इन मुद्दों के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए कोई चांस बनता है कि वो स्टेट जीत पाए? एक चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में नीतीश जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। बात रही, कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर है, लोगों में जिस प्रकार की असुरक्षितता है, जिस प्रकार से लोग वर्तमान सरकार में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, संगठन में एक उत्साह है, लड़ने की आज उनमें एक जज्बा है, और साथ ही साथ वोट चोरी के इस खुलासे को लेने के साथ साथ बहुत सही आपने कहा कि वहाँ पर जिस प्रकार से पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस संगठन और वहाँ के हमारे जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट चोरी के मुद्दे के बराबरी से महत्वपूर्ण ये भी मुद्दा है कि बिहार आज इतने वर्षों के बाद क्यों फिर भी पिछड़ा है, और उसके पिछड़ने का कारण सबसे बड़ा क्या है। और स्वाभाविक है कि उससे अगर हमें उभरना है तो उसके बारे में वहाँ के लोगों की जन समस्याओं को लेकर ही लोगों का विश्वास हम हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अति पिछड़े के लिए कल ही आपने देखा कि हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के साथ साथ माननीय राहुल जी ने और हमारे सहयोगी दलों ने अति पिछड़ों के लिए भी हमारी जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी सोच है, जो हमारी योजना है, उसके बारे में जाहिर रूप से बात किया। पलायन किस प्रकार से बिहार में ना हो, उसके लिए भी एक संवाद और सम्मेलन शुरू हैं, और हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पर एक स्थिर और मजबूत सरकार स्थापित कर कर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में कैसे हम आगे ला सकते हैं, उसके लिए हम काम करें, जिसको लेकर लोगों का विश्वास और उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं। क्योंकि आपने ईबीसी का जिक्र किया और कल आप लोगों की ओर से अनाउंस भी किया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी को और ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि जो अभी तक आप लोगों का कोर वोटर था, उसके बावजूद भी आपको अधिक जातियों को फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो ईबीसी पैटर्न है, सेम आप बिहार में ईबीसी पे फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे यूपी में समाजवादी पार्टी पीडीए पे फोकस करती है। क्या आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो कोर वोट बैंक आप लोगों का था, उसके बाहर भी जाकर आप लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अलग जातियों को साधना पड़ेगा? ये रियलाइजेशन है आपके अंदर? ना ही सिर्फ बिहार में लेकिन क्योंकि बिहार अभी इलेक्शन के लिए जा रहा है, लेकिन पूरे देश में एक राजनीतिक सोच बहुत तेज़ी से बदली है। माननीय राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर, उनकी तपस्या को लेकर लोगों ने ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर इस देश को कोई सुधार सकता है, या इस देश के संविधान को कोई बचा सकता है, या इस देश के लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करना है, तो निश्चित रूप से जो संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं उनमें उनका साथ दें।
इसका उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। ठीक है, वोट चोरी के चलते हुए आपने कहा जो अपेक्षित नतीजा नहीं आया, जिसमें वोट चोरी में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, लेकिन आने वाले समय में लोगों की सतर्कता, जागरूकता और लोगों ने जो निर्णय लेकर रखा है, आपको दिखेगा कि बिहार के चुनाव में जाति समीकरण से हटकर भी लोग जो निर्णय लेने जा रहे हैं बिहार के हित में, बिहार के भविष्य के मजबूत भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, और उससे भी बढ़कर है लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आप देखेंगे कि बिहार में हम एक मजबूत बहुमत के साथ हम चाहे सिर्फ सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के साथ एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। सबसे पहला सवाल ये भी है मेरा, इस देश में जब चुनाव होते हैं तो खासतौर पे यूपी बिहार की पॉलिटिक्स में पहले धर्म आता है, फिर जाति आती है। धर्म की जो राजनीति चल रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम विवाद होते हैं, तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह का एक नैरेटिव होता है और चुनावों में इस तरह की बात देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ का? धर्म का काट आप क्या लेके आएंगे? धर्म का काट एक ही चीज़ है, लोगों का विश्वास संविधान के प्रति, जो कि मुझे लगता है कि आज देश के हर भारतीय का सबसे बड़ा धर्म उसकी भारतीयता और संविधान ने दिए हुए उनकी पहचान है। संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, एक चीज़ को आप रियलाइज़ करिए कि आप वोट चोरी कर कर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं जीत रहे हैं, लेकिन उन हजारों लाखों मतदाताओं के उस अधिकार का भी हनन कर रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी पहचान, उनकी शिक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा टिकी हुई है। तो ये जो नुकसान है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी धर्म और जाति से बढ़कर अगर सबसे बड़ी पहचान जो है, जो कि आज राहुल गांधी जी जिस नाम से जाने जा रहे हैं, उनका धर्म या कांग्रेस जिन मूल्यों के लिए जो काम करते आए हुए, आज लोग फिर से इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि छोटे मोटे धर्म और जाति की राजनीति से उठकर उनको आज पहले देश को बचाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता विश्वास कर कर जाति धर्म से उठकर, स्वाभाविक है हर व्यक्ति का जाति और धर्म एक उसकी पहचान होती है, लेकिन उस पहचान को बताते बताते अगर उसकी खुद की पहचान ही अगर ख़त्म हो गई, उसके परिवार की ही एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अगर ख़त्म हो गया, तो फिर जाति और धर्म क्या करेगा। तो आज लोग संविधान को बचाने के लगे हैं, जिन्हें उन्हें पहचान दी। आज लोग लोकतंत्र को बचाने के लगे हुए हैं, जिस पे उनको गर्व है और जिसके चलते हुए उनकी आवाज़ को एक ताकत मिलती है। और इन सभी बातों को लेकर बिहार का चुनाव एक नई दिशा और देश के लिए राजनीतिक रूप से एक नई दिशा तय करेगा, जो कि आप देखेंगे कि राष्ट्र के हित में होगा, बिहार के हित में होगा। बीजेपी लगातार पहले तो गुजरात मॉडल पेश करती आई थी, अब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात भी बहुत बार होती है। जिस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे परिवर्तन आ रहे हैं, बीजेपी उसको अपना एक हाईलाइट प्रोजेक्ट के तौर पे पेश करती है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो चुनाव से 6 महीने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे ताकि वो जमीन पे काम कर सके। और देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी से यूपी की पॉलिटिक्स में चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, लेकिन वो सक्रियता कांग्रेस पार्टी में नहीं दिख रही है। तो क्या कांग्रेस को लगता है, रियलाइज हो रहा है कि हमें भी चुनाव से बहुत पहले तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? और क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें वो सक्रियता बीजेपी मतलब कांग्रेस की यूपी में देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो देखने का अंदाज आपका है। मैं आपको बता दूं कि आज ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कोई गतिविधियां ना हो। जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी आपदाएं या किसी प्रकार के अपघात और दुर्घटनाएं हो रही हैं या किसी प्रकार की एट्रोसिटी हो रही है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की उपस्थिति, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पर खड़ा है। और मुझे लगता है कि आज लोगों का विश्वास जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति उन्होंने दर्शा रहे हैं, और उसके चलते संगठन भी हम उतने ही मजबूती से हमने खड़ा कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट की बात, तो आप देखेंगे कि जब समय आएगा तो आपको कांग्रेस के हर विधानसभा में एक मजबूत उम्मीदवारों के रूप में, मजबूत दावेदारों के रूप में लोग खड़े दिखेंगे, जिसका बारे में अंतिम निर्णय पार्टी और पार्टी का नेतृत्व लेगा। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि नवरात्रों का वक्त चल रहा है सर, एक बड़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं अब्दुल वर्सेस ये
महादेव की जो लड़ाई चल रही है, यानी कि जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का ये जो पैराग्राफ चल रहा है, इस पे जो कटाक्ष चल रहा है, मेरा सवाल इसीलिए आपसे है क्योंकि अभी दिन वही है, इसको कैसे देखते हैं आप? आपको ये लगता है कि जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है या ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं देश के लिए और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज भी है, और इस चीज़ पे क्या राय है आपकी? मैं समझता हूं कि इस चीज़ पे कोई राय नहीं देना यही देश के और समाज के हित में है, क्योंकि आपका ये प्रश्न बीजेपी के एजेंडा को प्रोत्साहित करता है। वो चाहते हैं कि देश में इसी प्रकार की चर्चाएं हों, जिस पे मैं विश्वास नहीं रखता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैकानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सुना आपने कि कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने किस तरीके से बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, और इसी बीच आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच में भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं।